हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो भाई आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आइए समझते हैं। तो पहला सवाल है हमारा कि 5/8 बराबर 20/P। तो P का मान क्या होगा। ऐसे एग्जाम में सवाल आ जाते हैं, तो आप भी मेरे साथ करना। तो करिए इसको सॉल्व। तो आइए समझते हैं। तो 5/8 और बराबर 20/P। ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे 20 को, तो 5 चौक 20। ठीक है, और हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पर ही एक बार डिवाइड हो गया यहाँ पर, तो P एकम P बराबर और 8 चौक 32। तो P का मान आ गया 32। यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे सवाल एग्जाम में आ जाते हैं, तो आप इनको कम समय में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगली ऐसी भिन्न आ जाए, जैसे कि 4/15 और प्लस 6/15 बराबर क्या होगा। छोटे छोटे प्रश्न है और इनको आप विद इन सेकेंड में कर सकते हो। तो देखो भाई, जब हमारे हर समान है तो लेस है उनका वही रहेगा, तो 15 लेस रहेगा। और ये ऊपर जो संख्या लिखी हुई है वो जो कि तो यहाँ पर हम यहाँ उतार देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे। तो देखो 15 एकम 15 एक बार गया। ठीक है, तो एक ही गुणा हम 4 में करेंगे, 4 एकम 4 प्लस 15 एकम 15 एक बार गया, तो 6 एकम 6 जितनी बार जाता है उतनी गुणा हम 6 में कर देते हैं। ठीक है, इस वाली संख्या में कर देते हैं। ठीक, और 6 4 10 और 10/15। इसका सरल रूप बना लेते हैं। तो सरल रूप होगा, इसे काटते हैं 5 से, तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो 2/3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक, ऐसे छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं, तो आप इनको डिटेल में सॉल्व कर सकते हो। अगला सवाल है हमारा, ये है कि 525 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी। इसको सॉल्व करना, तो देखो भाई थोड़ा बैकग्राउंड में आपको वॉइस आ रही होगी, तो इसको इग्नोर करना। ठीक है, आप बस यहीं पर फोकस करना कि जो यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ। तो 525 की अनुवर्ती संख्या बताना क्या होगी। तो देखो भाई, 525 की अनुवर्ती संख्या, जब भी मतलब ऐसा सवाल आ जाए कि किसी संख्या की अनुवर्ती संख्या क्या होगी। ठीक है, तो अनुवर्ती में हम 1 जोड़ देते हैं और पूर्ववर्ती में हम 1 घटा देते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अनुवर्ती। ठीक, तो अनुवर्ती का मतलब होता है कि 525 में हम 1 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 525 और प्लस 1 बराबर 526। 500। ठीक है भैया, आई थिंक आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, जैसे 624 की पूर्ववर्ती संख्या
क्या होगी। करना भाई इसको। तो देखो भैया, ये कह रहा पूर्ववर्ती, ठीक है। तो 624 में से हम एक कम कर देंगे, तो 624 और -1, तो ये हो गया हमारा 623। तो 623 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये छोटे छोटे सवाल आपको आने चाहिए। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। ऐसे सवाल आ जाते हैं, देखो भैया मैं आपको बता देता हूँ कि 5/3 और बराबर, यहाँ पर एक ये खालिस्तान है, और डिवाइडेड बाई 5 बराबर क्या होगा, ठीक है। जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो हमें कम समय में करना है ऐसे सवाल, ठीक। तो जब भी मतलब यहाँ पर एक रिक्त स्थान आ जाए, नॉन एम्प्टी दिखाई दे आपको, तो वहाँ पर x मान लो या y मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर करता हूँ इसको सॉल्व कि 5/3 बराबर, और इस रिक्त स्थान की जगह पर मैं x मान लेता हूँ, तो x/5 वो हमारा मान निकल के आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 की गुणा 5 में करेंगे 5 पंजे 25, और 3 की गुणा x में करेंगे 3x, तो 3 की गुणा x में करेंगे 3x, और बराबर 5 पंजे 25, ठीक है। जैसे हम x के वैल्यू निकालेंगे तो x के जो कोफिशिएंट में संख्या आए, ये बराबर के बटे में चली जाएगी। ये तो आपको पता ही होगा, कॉमन सेंस वाली बात है। तो x बराबर 25/3, ठीक है। अब हम इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं 25 को, तो 3 अट्ठे 24, जो एक शेष बचा है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, और जिससे हमने डिवाइड किया उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो x बराबर क्या हो गया हमारा 8 सही 1/3 आंसर, ठीक है। और देखो यहाँ पर 3 की गुणा 8 में करेंगे 3 अट्ठे 24, 24 में हम 1 जोड़ेंगे तो 25, यही तो आ रहा, ठीक है। तो आप इस तरीक़ा से प्रूव कर सकते हो कि हमने संख्या डिवाइड सही की है या नहीं की। ऐसे डिवाइड ऐसा प्रूव करते हैं कि 3 अट्ठे 24, 24 में हम 1 जोड़ेंगे तो 25, 25 आ रहा, इसका मतलब हमने संख्या सही डिवाइड की है, ठीक है। इस तरीक़ा से आप संख्या को डिवाइड करना सीखो भाई, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगला सवाल हमारा ऐसा आ जाए, जैसे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर देखो भाई कि 5 की घात 0 बराबर क्या होगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो किसी भी संख्या की घात 0 हो, उसका मान 1 होता है हमेशा, ठीक है। तो 5 की घात 0 बराबर होगा हमारा 1, यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। आपको मैं इसको प्रूफ करना बताऊंगा। देखो मैं यहीं पर बता देता हूँ कि ये मतलब ये 5 की घात 0 का मान यानी कि 1 क्यों होता है। मान लेते हैं जैसे कि 4 की घात 3 और भाग 4 की घात 3, ठीक है। देखो भैया कि 4 की घात 3 जब हमारे आधार समान होते हैं ना, तो भाग में घातें घट जाती हैं, ठीक है। तो 4/3 और डिवाइडेड बाई 4 की घात 3, ठीक है। देखो हमारे ये अंश और हर में समान संख्या है, तो एक डिवाइड हो जाएंगे। कितनी बार डिवाइड होंगे, ये 1 बार डिवाइड होंगे, ठीक है। तो ये एक आंसर आया है इसका। मैंने आपको बताया था कि जब हमारे आधार समान होते हैं तो भाग में घातें घट जाती हैं। तो देखो भैया, हम जैसे ये है हमारा आधार समान है, ठीक है। तो 4 और हम 3 में से हम इस 3 को घटा देंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारा 4 की घात 0, ठीक है। ये 4 की घात 0 का मान क्या होता है 1, जो हमने यहाँ पर ये प्रूफ करके बताया, ठीक है। तो इस तरीक़ा से ये मतलब ये प्रूफ करके
सवाल एक आता है। तो किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक है, आई थिंक आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे भाई, आप इनको नोट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इनको इरेज कर रहा हूँ और हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। छः की घात 0 और प्लस 7 की घात 0 बराबर क्या होगा। ठीक है, ऐसे एग्जाम में सवाल आ जाते हैं। करना भाई, इसको सॉल्व करना भाई। तो हमने आपको बताया था कि किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो 1 प्लस 1 बराबर 2, 2 ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो, जैसे कि 23 और 33 और 68 और 55 में कौन सी संख्या अभाज्य है। बताना कि कौन सी संख्या हमारी अभाज्य होगी। तो देखो भैया, भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में जानते हैं हम। ठीक है, भाज्य संख्या हमारी वो संख्या होती हैं जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, और अभाज्य संख्या हमारी वो संख्या होती हैं केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर संख्या दे रखी है हमारे यहाँ पर 23, 33, 68 और 55। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है कि अभाज्य संख्या क्या होगी। अगर देखो भाई, अगर हम 33 के फैक्टर करेंगे तो 33 11 से डिवाइड हो रही है, 1 से भी डिवाइड हो रही है, और अपने आप में खुद से भी डिवाइड हो रही है। तो ये संख्या कैसी होगी, हमारी भाज्य संख्या होगी। अब यहाँ पर देखो 68, 68 हमारी कई संख्याओं से डिवाइड हो रही है। ठीक है, 1 से भी डिवाइड हो रही है, 2 से भी डिवाइड हो रही है, खुद से भी डिवाइड हो रही है। ठीक है, और ऐसे ही हमारी ये 55 है, 55 1 से डिवाइड हो रही है, 11 से डिवाइड हो रही है, और खुद से भी डिवाइड हो रही है। तो ये तीनों तो संख्या हमारी कैसी होंगी, तो ये तीनों संख्या हमारी भाज्य संख्या होंगी। और ये 23 हमारी क्या होगी, ये अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा एग्जामिनर कि इसमें से अभाज्य संख्या क्या होगी, तो आपको सेलेक्ट करना है 23। आई थिंक आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। जैसे अगला सवाल हमारा ये है कि 6245 में 2 का स्थानीय मान और अंकीय मान में अंतर क्या होगा।
तो देखो भैया, स्थानीय मान हम देखेंगे कि स्थानीय मान 2 का क्या होगा। 2 का जो स्थानीय मान होगा कि 2 कितनेवें स्थान पर है, एक आधा सैकड़ा, यानी कि 100वें स्थान पर है। सैकड़ा को ही हम 100 बोलते हैं, ठीक है। तो 2 का स्थानीय मान होगा भैया हमारा 200, ठीक है। और अंकीय मान को हम जातीय मान भी बोल देते हैं। जो जितनी मतलब संख्या होती है उसका वही हमारा अंकीय मान होता है, ठीक है। तो 2 का अंकीय मान 2 ही होगा। अब यह कह रहा है कि इनमें अंतर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि 200 में से हम 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा यहाँ पर 198। जो अंतर आएगा हमारा, अंतर का मतलब होता है घटाना, माइनस। तो ये होगा भैया हमारा 198 और यही इसका राइट आंसर होगा। मैं एक सवाल और दे रहा हूँ, एग्जाम में सवाल ऐसा आ जाए कि 1 की घात 0 का मान क्या होगा। चार ऑप्शन दे देगा, जैसे यहाँ पर ऑप्शन में दूँ यहाँ पर, जैसे कि 2, ए और बी ऑप्शन हो गया हमारा 3, और सी ऑप्शन हो गया हमारा 1, और डी ऑप्शन हो गया हमारा 4। तो आप इन ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे। तो 1 की घात 0 का मान क्या होगा, तो 1 की घात 0 का मान 1 ही होगा, ठीक है। इस तरीक़ा से आप अपने सवाल को सॉल्व कर सकते हो। सवाल ऐसा आ जाए कि 26 का वर्ग करने पर इकाई अंक क्या होगा। तो 26 का तो वर्ग आपको याद होगा 676 होता है, ठीक है। अगर आप उस तरीक़ा से न कर तो हम इकाई अंक को देखेंगे। तो इकाई अंक का हम वर्ग करेंगे 6 6 36, तो 36 का इकाई अंक क्या होगा 6। तो 26 का वर्ग करने पर इकाई अंक 6 ही होगा, ठीक है। तो 6 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आई थिंक ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। देखो भाई, मैं इनको इरेज कर रहा हूँ, ठीक। अगर आपने नोट नहीं किए तो आप इनको नोट कर सकते हो और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर कोई भी क्वेश्चन एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो उसको आप दोबारा भी देख सकते हो, ठीक है। आपको कोई टोकने वाला भी नहीं है, आप जितनी बार चाहो इतनी बार अपनी क्लास को देख सकते हो, ठीक है। अगला सवाल है भैया हमारा, तो अगला सवाल देखो ऐसा आ जाए कि 5 की घात 100 और इसकी पावर होगी 0, तो क्या मान होगा। बताना भाई, आप भी तो सॉल्व करो भाई मेरे साथ साथ।
आपका रिवीजन होगा और कैलकुलेशन परफेक्ट होगी। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि घात से घात की गुणा करेंगे, तो 100 की गुणा 0 में करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो 5 की घात 0, आपको पता ही होगा कि 5 की घात 0 क्या होगा, 1 आंसर। ऐसा सवाल आ जाए कि 6 की घात -1 और प्लस 6 की घात 0 का मान होगा। ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, करना भाई इसको सोल्व। देखो, जब भी किसी संख्या की पावर नेगेटिव हो, ठीक है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम उसे 1 के डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो कि 6 की घात -1 है, ये -1 पॉजिटिव हो जाएगी जब हम इसे 1 के बटे में कर देंगे। ठीक है, तो 1 बटे और 6 की घात 1, ठीक है, और प्लस 6 की घात 0 का मतलब क्या होगा, 1। ठीक है, और 1 बटे 6 की घात 1 है तो 6 ही होगा, और प्लस 1। समझने के लिए हम यहाँ पर 1 मान लेते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, तो 1 एकम 1 प्लस 6 एकम 6 और डिवाइडेड बाई 6 एकम 6। पहले हमने गुणा करी 1 की गुणा 1 में तो 1 आया, फिर 6 की गुणा 1 में करी 6 एकम 6 आया, फिर हमने ऐसे गुणा करी आमने सामने 6 एकम 6, एक क्रॉस मल्टीप्लाई है। तो ये हो गया भैया हमारा 7/6 आंसर। ठीक है, कोई बड़ी से बड़ी संख्या ऐसे आ जाए, देखो जैसे कि गुणा 50 गुणा 2 गुणा 0 बराबर क्या, इस मतलब इतनी बड़ी कैलकुलेशन आ जाए तो इसे कैसे डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो देखो भैया, जब भी मल्टीप्लाई में 0 आ जाए तो उसका मान 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि जैसे हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो जो मतलब वो संख्या आएगी उसकी फिर गुणा हम 0 में करेंगे तो 0 तो ही आएगा। ठीक है, तो 0 इसका राइट आंसर होगा। कितने से बड़ी संख्या मल्टीप्लाई में आ जाए और दूसरी संख्या मल्टीप्लाई में 0 आ जाए तो वो 0 ही उसका आंसर होगा। ठीक है, ये छोटे छोटे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, और मैं आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास अच्छी लगी है। मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ, जैसे कि तो अगला क्वेश्चन हम करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो भाई यहाँ कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि कौन सी संख्या भाज्य होगी। मैं इसके ऑप्शन दूंगा। देखो, ए ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन होगा हमारा 3, और बी ऑप्शन होगा हमारा 5, और सी ऑप्शन होगा हमारा 7, और डी ऑप्शन रहेगा हमारा 9। तो ये हमारा लास्ट सवाल रहेगा, और हम बाकी सवालों को अगली क्लास में करेंगे। तो आप बताना कि कौन सी संख्या हमारी भाज्य होगी। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब किसी संख्या के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं वो संख्या कहलाएगी हमारी अभाज्य, और
2 से अधिक फैक्टर वाली संख्या को हम कहेंगे भाज्य। तो यहाँ पर देखो, हम 3 के फैक्टर करें तो 3 अपने आप में स्वयं से कट रही है इटसेल्फ, और दूसरा फैक्टर होगा हमारा 1। इन दोनों फैक्टर के अलावा कोई तीसरी संख्या नहीं होगी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देखो कि 5 के फैक्टर करने लग जाएं तो 5 और 1, और 7 के फैक्टर 7 और 1, और 3 के फैक्टर क्या होंगे, तो अपने आप में स्वयं से कटेगी, ठीक है, और 3 से कटेगी और 1 से कटेगी, ठीक है। तो ये 2 से अधिक फैक्टर हो गए। 2 से अधिक फैक्टर होने के कारण वो संख्या हमारी क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि 9 के 2 से अधिक फैक्टर है, तो 2 से अधिक फैक्टर होने के कारण हमारी संख्या क्या होगी, भाज्य होगी। आई थिंक आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। तो भाई आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।